नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी ब्लूप्रिंट का विश्लेषण किया था। आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है ये ब्लूप्रिंट पर आधारित है और बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न पत्र है वो भी ब्लूप्रिंट पर आधारित ही होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप इस मॉडल प्रश्न पत्र का पैटर्न आप अच्छे से समझ लेंगे। इसी पैटर्न पर ही आधारित प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि लगभग 10 से लेकर 20% के बीच में जो क्वेश्चंस है इस मॉडल प्रश्न पत्र में से हूबहू पूछे जाएंगे। मतलब ये हुआ कि 5 से लेकर 10 अंक तक के क्वेश्चंस आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र में मिलने वाले हैं, एज इट इज देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस मॉडल प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कुछ, देखिए जो पेपर का टाइम होने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट का। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 56 अंक हैं। कुछ निर्देश आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि परीक्षार्थी को सर्वप्रथम प्रश्न पत्र का नामांक जो पेपर है उसके ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न पत्र करने अनिवार्य हैं। उत्तर पुस्तिका में ही आंसर लिखने हैं, पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना होता है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, मतलब जिनके एक से अधिक भाग है, उनके जो आंसर है वो आपको एक साथ में लिखने हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट है, 2 पार्ट है, 4 पार्ट है, तो उन सभी के आंसर एक ही जगह पर आपको लिखने होंगे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें कि प्रश्न का क्रमांक आपको लिखना आवश्यक होगा। इसके अलावा देखिए क्या है, एक महत्वपूर्ण लाइन है यहां पर, यह भी आप क्लियर कर लें कि प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि और अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। कि आप को यदि इंग्लिश मीडियम में हो या अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम, दोनों में से आप किसी में भी हो, लेकिन यदि दोनों में हिंदी और अंग्रेजी वाले जो क्वेश्चन है उनमें दोनों में यदि कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है, तो हिंदी वाला प्रश्न ही सही मान्य होगा। प्रश्न 16 से 20 में आंतरिक विकल्प है अथवा वाले प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सेक्शन आप देखेंगे यहां पर, पहले सेक्शन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है बहुविकल्पी प्रश्न और इसमें आपको 16 भाग मिलने वाले हैं। एक एक करके हम इन सबको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले का पहला भाग, निर्वात में 2 बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलाम बल F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और K यहां पर कैपिटल K यहां पर कांस्टेंट है और हमारे को इस क्वेश्चन में K का SI पद्धति में मान क्या होता है ये पूछा गया है। तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि जो K है इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो आप ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध क्या है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि इसको वेक्टर के रूप में लिखा जाए तो E वेक्टर इक्वल टू माइनस dV बाई dr
आर केप लगाना यहां पर आवश्यक है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या है? गतिशीलता का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो क्या होगा? तो यहां पर आप ध्यान दें, गतिशीलता को हम म्यू से लिखते हैं, जो कि वीडी अपोन में ई के बराबर होता है। हमारे को म्यू का मात्रक पूछा गया है कि म्यू का मात्रक क्या होगा। तो देखिए वीडी यहां पर अपवन वेग जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और ई यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। तो यहां पर आप ध्यान दें, ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विद्युत धारा आई और अपवन वेग के बीच में क्या संबंध होता है? तो देखिए विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि अपवन वेग वीडी बराबर होता है आई अपोन में ए एन ई। तो यहां से आई इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा ए एन ई वी डी। तो एक एक करके आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 10 सेमी त्रिज्या व 100 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? देखिए यदि कोई वृत्ताकार कुंडली है और उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R होता है। तो यहां से देखिए B वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n का जो मान है वो 100, i का जो मान है वो 1 अपॉन 2 इंटू r का जो मान है वो 0.1। तो देखिए यहां से 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 और पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और ऊपर लग जाएगा, तो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो शक्ति गुणांक को हम कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। शक्ति गुणांक है वो होता है कोस फाई, और शुद्ध प्रतिरोध ये जो परिपथ है उसमें जो फाई की वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। देखिए कोस फाई बराबर आर अपोन में जेड भी होता है विद्यार्थियों। तो यहां से आप शक्ति गुणांक की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो कोस फाई बराबर कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। और अन्यथा आप यहां पर जेड की जो वैल्यू होती है वो आर के इक्वल ही होती है, तो कोस फाई बराबर आर बट्टे में आर, ये भी 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी ही यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी वेक्टर डॉट डीएल का बंद रेखा समाकलन म्यू जीरो आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी समीकरण दर्शाता है। तो देखिए ये यहां पर बंद रेखा समाकलन है, ये इक्वेशन है वो इस तरीके से है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बंद रेखा समाकलन म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये जो नियम है ये एम्पियर मैक्सवेल का नियम है, क्योंकि यहां से ये म्यू जीरो आई सी प्लस आई डी के योग के बराबर होता है। आई सी चालन धारा और आई डी विस्थापन धारा, और ये जो आप देख रहे हैं ये विस्थापन धारा ये है, ये वाली जो वैल्यू है ये विस्थापन धारा ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी?
देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण हमें दे रखा है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक ली जाती है। तो R बराबर हमें प्लस में 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी वक्रता त्रिज्या हमें यहाँ पर पूछी है जो कि फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो 2 गुणा में 14, यहां से प्लस में 28 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। देखिए एक जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपूर्णांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका मतलब खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपूर्णांक कितना है? तो देखिए जो लेंस है उसका अपूर्णांक द्रव के अपूर्णांक के बराबर होगा, तो वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तो जो द्रव का जो अपूर्णांक है 1.47 के इक्वली होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित करता है। तो देखिए I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा ये मेलस के नियम को बताता है। तो सीधा सीधा है मेलस के नियम का ये गणितीय रूप है I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो प्रत्येक क्वेश्चंस हैं वो आधे आधे अंक के हैं और सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसमें कोई विशेष रूप से कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो हमें ये कहता है कि किसी फोटोन की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में तथा उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। तो एच न्यू बराबर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर प्लस फाई नॉट में खर्च हो जाती है। तो देखिए इस फॉर्म में हमें ये ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, सीजियम का कार्यफलन है 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सीजियम की दहली आवृत्ति क्या होगी? यहां पर आप ध्यान दें, कार्यफलन जिसको हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर हमारे को दहली आवृत्ति पूछी है, दहली आवृत्ति पूछी है। तो फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर हो जाएगा फाई नॉट अपॉन एच। तो फाई नॉट की जो वैल्यू है वो 13.24 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ये यहां पर हमारे पास में जो ऊर्जा वो जूल में कन्वर्ट हो गई है। एच की जो वैल्यू होती है वो 6.62 इंटू 10⁻34 होती है। देन यहां से देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहां से 3.2 10 में आ जाएगी हमारे पास में 15। तो 3.2 गुणा 10 की घात +15 हर्ट्ज। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn समानुपाती होती है। तो देखिए जो त्रिज्या है Rn ये n स्क्वायर के समानुपाती होती है। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती है, त्रिज्या का मान है उसके वर्ग के समानुपातिक रूप से बढ़ता है। फिर देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है। एक जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसके समतुल्य ऊर्जा जो द्रव्यमान है वो 1 mu लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ऊर्जा होती है E बराबर mc², यहां पर आप 1 mu, तो ये होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? हमारे को ये बता रखा है कि जो निम्नतम अवस्था है उसमें जो ऊर्जा है, टोटल जो एनर्जी है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी कुल ऊर्जा होती है उसके ऋणात्मक मान के बराबर उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका आधा करने पर कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो यहां से जो कुल ऊर्जा है वो हमें दे रखी है, तो U पूछा है, तो U बराबर 2 इंटू ई का जो मान है वो हमें दे रखा है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो U बराबर माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। तो देखिए ये 14वें चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो कार्बनिक अर्धचालक माध्य थैलोसियानिस और एंथ्रासीन होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए एक एक करके। ये तो था पहला क्वेश्चन जिसके 16 पार्ट थे और प्रत्येक जो पार्ट है वो आधा अंक का था। अब हम लेकर चल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम आपको इसी टाइप के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एजीडीज ये तो नहीं मिलेंगे, इसी टाइप के मिलेंगे। दूसरा जो प्रश्न होगा इसके 10 भाग होंगे और प्रत्येक भाग आधा आधा अंक का होगा, ठीक है। पहला पार्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का पहला पार्ट देखिए कि समरूप विद्युत चित्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के अधिकतम मान के लिए पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण होना चाहिए। तो देखिए बल आघूर्ण है तो बराबर होता है पी ई साइन थीटा, और टो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा का जो मान है वो अधिकतम होता है 1, और ये तब होगा जब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं। तो इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट देखें कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर घटता है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है R बराबर होता है रो एल अपॉन में ए, मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ती है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई घटने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा? उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है या उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अगला पार्ट देखेंगे, अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है। देखिए जो अतिचालक होते हैं वो प्रति चुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, और प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, और अतिचालक पूर्णतः प्रति चुंबकीय पदार्थ की भांति काम करते हैं। इसलिए काई का जो मान है वो -1 होता है, ऋणात्मक होता है, -1 होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का गुणा होता है। कितना गुणा होता है ये भी क्लियर कर लें। तो देखिए वर्ग माध्य मूल मान IRMS ये होता है IM बट्टे में √2। तो शिखर मान का 1/√2 गुणा होता है। क्लियर? फिर देखें, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण है जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उस माध्यम युगल के लिए कहलाता है। तो देखिए यहां पर इसको क्लियर कर लें
कि हमारे पास में एक माध्यम है, इस तरीके से एक माध्यम है, ये सघन माध्यम है और इसमें कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से ही चलती हुई आ रही है इस तरीके से और ऐसे जा रही है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देखो इन चीजों को क्लियर कर लें। यहां पर आपतन कोण IC क्रांति कोण कहलाता है जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। जब अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। आपतन कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल उसको हम कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ध्रुवण ही वह घटना है जो ये बताते कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति के हैं। ध्रुवण से ही हमें यह पता चलता है कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि देहली आवर्ती पर निरोधी विभव अंतक विभव का मान 0 होता है। देखो इसके लिए आप ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं कि हमने एक इस तरीके का ग्राफ खिंचवाया है आपको। जो ग्राफ था वो इस तरीके का था, एक तरफ थी आवर्ती और एक तरफ था निरोधी विभव। और देखिए ये जो आवर्ती है ये है न्यू 0। तो इसके संगत जो V0 है इसकी जो वैल्यू है वो 0 थी। ठीक है। इसके अलावा आपके पास में एक और रिलेशन है EV0 इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वेयर माइनस h न्यू। तो यहां पर इसको आप इस तरीके से, इसके बजाय मैं इस तरीके से लिख दूं, ऐसे थोड़ा सा इसको सही करते हैं। EV0 इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ऐसे सही, ये वाली इक्वेशन सही है। तो जब आप न्यू का मान कितना रख दें? न्यू नॉट रख देंगे तो जो V0 है वो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी आप देख लीजिए। तो यहां से निरोधी विभव का मान 0 प्राप्त होगा। देखो एक और आसान सा क्वेश्चन, छोटी क्लासों का क्वेश्चन है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो देखिए रदरफोर्ड के अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से उन्होंने ये प्राप्त किया कि परमाणु है उसके अति सूक्ष्म भाग में संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मौजूद होता है। इसको उन्होंने नाभिक कहा। फिर देखिए परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता का मान होता है। तो परम शून्य ताप पर जो नेज अर्धचालक हैं वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मतलब हो गया कि उनकी चालकता का जो मान है वो 0 होता है। चालकता का मान कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। जो ये वाला जो प्रश्न है इसके 8 भाग होंगे और प्रत्येक जो भाग है वो एक एक अंक का यहां पर होने वाला है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो क्या है कि किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ किस तरीके से निर्मित करेंगे? तो देखिए एकल धनावेश के लिए हमारे पास में जो समविभव पृष्ठ होंगे वो गोलाकार होंगे। कैसे होंगे? गोलाकार होने वाले हैं, इस तरीके के होने वाले हैं। जैसे यहां पर ये धनावेश हैं, ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से इससे दूर निकल रही होती है। तो ये हमने जो गोले यहां पर दिखाए हैं ये हमारे पास में यहां पर इसके लिए समविभव पृष्ठ हैं। क्लियर?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं कि अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता रो और ताप कैपिटल टी के बीच में ग्राफ खींचिए। तो देखिए मैं यहां पर ये भी क्लियर कर देता हूं कि इनके बीच में जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होने वाला है। तो देखिए हम यहां पर ग्राफ खींचने जा रहे हैं। पहले मैं इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को आपको क्लियर कर दूं। रो बराबर अर्धचालकों के लिए देखिए रो बराबर होता है रो जीरो एक्सपोनेंशियल ईजी अपॉन के टी। ये रो जीरो है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, ईजी है संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, के यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक और टी यहाँ पर ताप है। तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान चरघातांकी रूप से घटता जाएगा। तो जो ग्राफ है वो इस टाइप का ग्राफ आपको प्राप्त होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। चुंबकत्व के लिए जो गाउस का नियम है वो क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन का मान शून्य होता है। ये है, देखिए लैंग्वेज के रूप में भी आपको इसको लिखना होगा कि चुंबकीय किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है, या आप इसको कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन शून्य होता है। क्लियर। इसके बाद में आप देखेंगे लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रकाश तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पथांतर के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको हम क्लियर कर दें कि सबसे पहले तो मैं बात करता हूं संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर को मैं डेल्टा से लिख रहा हूं, एन लैम्बडा होता है, या आप इसको लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का फॉर्मूला होता है वो 2n+1 लैम्बडा बाई 2 होता है। तो यहां से n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लैम्बडा बाई 2, 1 पुट करेंगे तो 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2 इस तरीके से आप पुट कर सकते हैं। यही इनके लिए आवश्यक शर्तें होगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए डेफिनेशन में आपको सुना देता हूं कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की जो घटना होती है उसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप कि ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। कि जो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रियाएं होती है उनके लिए आवश्यक जो महत्वपूर्ण 2 कंडीशन है वो क्या क्या होती है। तो देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण कंडीशन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि पहली जो शर्त है कि उच्च ताप होना चाहिए, अति उच्च ताप होना चाहिए। यह आपको हमारे नोट्स में एज इट इज मिल जाएगी। और ताप की जो रेंज है वो 10⁷ केल्विन की कोटि की होनी चाहिए। इसके अलावा उच्च दाब होना चाहिए, दाब भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो उच्च दाब और उच्च ताप जब होगा तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो पाएगी। इसके साथ में देखिए नाभिक इस संलयन अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो नाभिक हैं उनकी मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, नाभिकों की संख्या अधिक होनी चाहिए, नाभिकों की संख्या अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्लियर। फिर यहां पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है
गाइगर मास्टरन प्रकीर्णन प्रयोग में भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कणों के प्रक्षेप पथ आरेख में दर्शाए अनुसार है। मैं एक बार आपको ये पथ दिखा देता हूं। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास में यहाँ पर नाभिक हैं और यहाँ से ये अल्फा कण आपतित हो रहे हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हो रहे हैं। हमारे को यहाँ पर पूछा है कि इस आरेख में बी और थीटा किसको निरूपित करते हैं। तो देखिए थीटा है ये प्रकीर्णन कोण को बताता है, प्रकीर्णन कोण को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो स्मॉल बी आप देख रहे हैं ये संघट प्राचल को रिप्रेजेंट करता है, संघट प्राचल को बताता है। क्लियर? ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम खंड ब सेक्शन बी की ओर चल रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे। देखिए सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर ये प्रत्येक 1.5 अंक के होंगे, 1.5 अंक के यहाँ पर ये होने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक पट्टिका का क्षेत्रफल a है तथा उनके बीच पृथक्करण d है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करना, पूरा डेरिवेशन आपको निकालना है। C बराबर a अपसल नोट अपॉन d आपको फाइंड आउट करना है। और विद्यार्थियों ये सेकंड चैप्टर में से पूछा गया है। और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जैसे क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में से पूछा गया है तो बोर्ड एग्जाम में जो चौथा जो क्वेश्चन आएगा वो सेकंड चैप्टर में से ही आएगा। 100% इसी चैप्टर में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी घनीय परिपथ जाल के विकिरणित सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए हमें एक इस तरीके का परिपथीय जाल यहां पर दे रखा है। प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है वो 2-2 ओम का है। चलिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, बहने वाली धारा भी यहां पर हम आपको बता देते हैं। तो देखिए मैं विद्यार्थियों को क्लियर कर दूं कि इसको हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम ए, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, हमने अपने हिसाब से इनको नाम दे दिया है। अब विद्यार्थियों यहां पर क्लियर करें कि ए और डी के बीच में, ए और सी के बीच में और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस सेम लगे हुए हैं। तत्पश्चात इनके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो भी सेम होंगे। ये मैंने बना लिया है बिंदु ए, इसके ऊपर यहां पर ये हमारे पास में है रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। ये हमने यहां पर आपको 3 रेजिस्टेंस दिखा दिए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिखाए हैं जिनके ऊपर मैंने तीनों के ऊपर गोलक कर रखे हैं, तीनों को मैंने ढक दिया है। तो तीनों रेजिस्टेंस मैंने बना लिए। अब देखो बिंदु बी, सी और डी तीनों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम होगा, तो इन तीनों को मैं एक ही जगह पर बना देता हूं, बी, सी और डी को। फिर इसके बाद में आप देखें कि जो रेजिस्टेंस पहले मैं बिंदु बना रहा हूं एच, अब एच से भी 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक तो ये, 2 और 3, और तीनों के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम है। तो यहां पर ये मैंने दिखा दिए हैं तीनों रेजिस्टेंस और तीनों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम होने वाले हैं। क्लियर? और यहां पर बिंदु ई, एफ और जी तीनों के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होंगे, इसलिए ई, एफ और जी तीनों को मैं एक ही जगह पर बना देता हूं। अब देखिए जो बाकी के रेजिस्टेंस हैं, जैसे ये वाला है डी और ई के बीच में है, डी और एफ के बीच में है, सी और जी के बीच में है, बी और जी के बीच में है, बी और एफ के बीच में है, सी और ई के बीच में। इन रेजिस्टेंस को हम यहां पर एक एक करके जोड़ देते हैं, ये 6 रेजिस्टेंस होंगे। तो ये हमने एक एक करके इनको यहां पर जोड़ दिए हैं, ये इनके बीच में
ये 6 रेजिस्टेंस होंगे। तो हमारे पास में जो सर्किट है वो इस तरीके का हो जाएगा। तो यहां पर इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो मैं यहां जोड़ देता हूं। इन 6 का जो रेजिस्टेंस है, पहले इन 3 का, फिर इन 6 का, फिर इन 3 का, ये A है, ये H है। तो देखिए इन तीनों का, तीनों यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 में R डैश हो जाएगा। तो R डैश बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2/3 ओम, 2/3 ओम। और ये आ जाएगा हमारे पास में 6 बार आएगा। R डबल डैश क्या आएगा? R डबल डैश देखें, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे 6 बार आएगा। तो यहां से 6/2, तो हमारे 1/R डबल डैश यह आ जाएगा 3। R डबल डैश बराबर आ गया 1/3, तो 1/3 ओम आ जाएगा। यहाँ पर ये 2/3 ओम, और यहाँ पर ये टोटल जुड़ जाएगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में इन तीनों के योग के बराबर प्राप्त होने वाला है। तो R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R ट्रिपल डैश, तो 2/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, तो ये आ गया हमारे पास में 5/3 ओम। तो ये तुल्य प्रतिरोध हमारे पास में आ गया है। यहां से बहने वाली धारा V बट्टे में R, 10/5/3, 30/5, 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो देखिए हम यहां पर सबसे पहले तो ले लेते हैं, हमारे पास में है ये एक प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, और ये हमारे पास में है एक अनुचुंबकीय पदार्थ, और इन दोनों ही पदार्थों को हम रख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर से होकर नहीं जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाने वाली है। ऐसे आप देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। ये हमने कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई है जो कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के बाहर से ही जा रही है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर नहीं जाती। तो ये है प्रति चुंबकीय पदार्थ, क्लियर। यदि मैं यहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करूं तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके अंदर से होकर जाएगी, ठीक है, थोड़ी इसमें से होकर भी निर्वात की तुलना में थोड़ी ज्यादा जाएगी, क्लियर। तो इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपको इस तरीके से निर्मित करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्मॉल एल लंबाई के एक चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत रखकर इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत चाल V से चलाया जाए तो चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए, आपको पूरा डेरिवेशन करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BLV फाइंड आउट करना है, पूरा का पूरा व्यंजक आपको करना है। इसका जो आवश्यक डायग्राम है वो भी आपको बनाना होगा। ये हमने 6th चैप्टर से क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 2 एम्पीयर की धारा को 5 मिलीसेकंड में शून्य कर दें तो द्वितीय कुंडली में 20 मिलीवोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उन कुंडलियों का अनुन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है अनुन्य प्रेरण गुणांक के लिए। पहले देखिए E बराबर माइनस में M DI अपॉन DT, DI अपॉन DT। तो यहां पर E का जो मान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो दे रखा है 20 मिलीवोल्ट, तो 20 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट हमें दे रखा है। M का मान हमें ज्ञात करना है। DI धारा में जो परिवर्तन है
ये देखिए 5 मिली सेकेंड में शून्य कर दें तो अंतिम जो धारा है वो 0, प्रारंभिक धारा है वो 2, तो ये है माइनस में 2 एम्पियर। क्लियर। dt जो समय है अल्प समय, वो हमारे को दे रखा है 5 मिली सेकेंड, 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 सेकेंड। तो E बराबर, चलिए m का मान हम निकाल लेते हैं, m बराबर माइनस में E बट्टे में di अपॉन dt। E का जो मान है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 20 गुणा 10 की घात माइनस 3, di का जो मान है वो हमें दे रखा है माइनस में 2, और dt का मान हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे 10, 5 यहां पर ऊपर चला जाएगा, 10 की घात माइनस 3 भी यहां पर ऊपर जाने वाली है, तो ये दोनों ही ऊपर जाएंगे। तो गुणा 10 की घात माइनस 6, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 हेनरी, इसको हम पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें यहां पर पूछा गया है, अगले क्वेश्चन की ओर, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके नाम लिखने हैं कि ये वाली जो तरंगे हैं वो कहां कहां से उत्पन्न होती है। तो देखिए हमें सबसे पहले पूछा गया है, पहला जो पार्ट है कि निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है। तो देखिए जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो मैग्नेट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे आएगी, सूक्ष्म तरंगे कह दीजिए, या माइक्रोवेव इनको हम कह सकते हैं, सूक्ष्म तरंगे। ओजोन परत के द्वारा अवशोषित होती है, तो ये पराबैंगनी तरंगे अवशोषित होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पराबैंगनी तरंगे। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर। देखिए इसके अलावा हमें यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि रिमोट कंट्रोल के अंदर हमारे पास में कौन सी यहां पर तरंग काम में आती है। तो रिमोट कंट्रोल के अंदर अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आएगा अवरक्त तरंगे। ठीक है, अवरक्त तरंगे रिमोट कंट्रोल में यूज में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है। तो देखिए पहला जो हमें यहां पर लेंस दे रखा है वो उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये है प्लस में। दूसरा अवतल है तो उसकी फोकस दूरी होगी माइनस में, और वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। टोटल जो फोकस दूरी है संयोजन की, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक सीधा सा फॉर्मूला है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/20 माइनस 1/30, यहां से लघुत्तम आ गया 60, 3 माइनस 2 1/60, एफ बराबर आ गया हमारे पास में 60 सेंटीमीटर। क्लियर। और यदि इसका मान प्लस में आए तो ये अभिसारी लेंस होता है, उत्तल लेंस की भांति संयोजन काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल का नियम व्युत्पन्न कीजिए। या आपको 10वें चैप्टर में एज इट इज मिल जाएगा, 10th चैप्टर में ये मौजूद है। इसके अलावा विवर्तन को परिभाषित कीजिए, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। तो विवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त और उसकी डेफिनेशन है ये भी आपको 10वें चैप्टर में हमारे नोट्स में आपको एज इट इज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, इससे जुड़ी द्रव्य तरंग का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर स्मॉल m का जो मान है वो हमें यहां पर दे रखा है 0.040 kg।
और जो v है ये हमें दे रखा है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से लैम्बडा बराबर आ जाएगा h/p। p का जो मान है वो हमारे पास में है mv, 6.62 इंटू 10⁻34। m की जो वैल्यू है वो है 0.04। v का जो मान है वो है 10⁻3। तो यहां से ये हमारे पास में देखिए पॉइंट हटा देते हैं, तो 662 इंटू 10⁻34 -3, तो यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा 662 इंटू 10⁻37। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.62 इंटू 10⁻35 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि डी ब्रोगली की द्रव्य परिकल्पना द्वारा बोर की द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। ये भी आपको हमारे नोट्स में एटम वाला जो चैप्टर है उसमें एज इट इज टॉपिक मिल जाएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी प्रकार से जो 15वां क्वेश्चन है उसमें द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। यह आपको नाभिक वाले चैप्टर में 13वें चैप्टर में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, फिर देखिए अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेक्शन सी और सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें अथवा में क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब उस चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो देखिए 16वां जो क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर में से आपको मिलने वाला है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको यहाँ पर निकालना है, ये वाला फॉर्मूला आपको निकालना है, सूत्र का प्रयोग करते हुए फाइंड आउट करना है। इसके साथ में इसी चैप्टर में से ही आपको एक अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा और 100% गाउस के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन मिलने वाला। गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान है आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पहले चैप्टर से लिए गए हैं। फिर देखिए कि दो सीधे समांतर धारावी चालकों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल का व्यंजक होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd होता है। ये वाला व्यंजक आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपको अथवा में एक क्वेश्चन मिल, देखिए यहाँ पर अथवा में जो क्वेश्चन मिल रहा है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है, इसके पथ की त्रिज्या व चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है, चूड़ी अंतराल के लिए भी आपको सूत्र यहां पर पूछा गया है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन, ये 14वें चैप्टर से लिया गया है। दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ का आवश्यक चित्र बनाइए, इसकी निवेशी व निर्गत वोल्टता के तरंग प्रतिरूप को वर्णन करना है। ठीक है, ये भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। पीएन संधि डायोड की पश्चदेशिक बायसिंग से क्या तात्पर्य? पीएन संधि डायोड की पश्चदेशिक बायसिंग के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ चित्र बनाइए, पश्चदेशिक बायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचिए। देखिए विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है 12 के बाद में वाले, इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लें। मुझे लगता है इस पेपर में से लगभग 10 से 15 अंक के क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है वो 4-4 अंक के यहाँ पर होंगे। 19वां क्वेश्चन है वो 7वें चैप्टर से अल्टरनेटिंग करंट से पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो IRMS बराबर IM बट्टे में √2 वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फिर देखिए एक उच्चाई ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट को 1100 वोल्ट में परिवर्तित करता है, यदि उसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 800 हो तो प्राथमिक कुंडली में
फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें देखिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर दे रखा है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Vp अपॉन Vs बराबर होता है Np अपॉन में Ns। तो यहां से हमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पूछी है, Np की वैल्यू पूछी है, तो Vp प्राथमिक कुंडली में फेरों वोल्टेज हमें दे रखा है 220, द्वितीयक कुंडली में जो वोल्टेज है वो 1100, Np का मान हमें ज्ञात करना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमें 800 दे रखी है। तो यहां से 20 से 20 कैंसिल हो गए, यहां से 2 बार में चला गया, तो Np का जो मान है वो 160 आ जाएगा। क्लियर, फेरों की संख्या 160 होगी। इस क्वेश्चन के भी अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें औसत शक्ति का व्यंजक यहाँ पर प्राप्त करना है। साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे रखा है, 30 माइक्रोफेरेड का एक आवेशीय संधारित्र 27 मिली हेनरी के एक प्रेरक इत्र से जुड़ा है, तो परिपथ के मुक्त दोलनों की आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो F बराबर 1/2 पाई अंडरूड में LC या ओमेगा बराबर 1 में अंडरूड LC का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर आप ध्यान दें, वैल्यू पुट कर दीजिए। L का जो मान है वो हमें दे रखा है 27 गुणा 10 की घात -3 और C का मान दे रखा है 30 गुणा 10 की घात -6। ये अंडरूड में ही है दोनों। तो यहां से आप ध्यान दें, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा और 81 का जो अंडरूड होगा वो हो जाएगा 9, और फिर यहां से 10 की घात -8 अंडरूड करेंगे तो 10 की घात -4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में रेडियन पर सेकंड में। इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अंतिम क्वेश्चन है वो 9वें चैप्टर में से पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन? लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि 1/f = n21 -1 1/r1 -1/r2 है, इसको व्युत्पन्न करना है। प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहां पर किसी अभिसारी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यदि लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें जो फॉर्मूला दे रखा है इसके पहले पार्ट में, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए ही यहां से हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n21 का मान ज्ञात करना है। 10, 15 और 12 दे रखा है। देखिए R1 का जो मान है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, R2 का मान माइनस में 15 सेंटीमीटर और F का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर। हमें n21 का मान यहां पर पूछा है, तो 1/f बराबर होता है n21 -1, 1/r1 -1/r2। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/12 बराबर n21 -1 1/r1, तो 1/10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां से n21 -1 लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में 30 प्लस, तो ये हमारे पास में यहां से निकल कर आ जाएगा n21 -1 5/30, तो n21 -1 बराबर आ जाएगा 1/12 गुणा 30/5, तो यहां से ये आ जाएगा 1/2। n21 का जो मान है वो आ जाएगा 1/2 + 1 मतलब 1.5। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन के भी अथवा में एक आपको क्वेश्चन मिलने वाला है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दृष्टि कैपिटल डी पर बनता, आवश्यक चित्र भी बनाइए। देखिए हमें यहाँ पर आवर्धन क्षमता 6 प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी क्या होगी जबकि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता हो। तो यहां से अंतिम जो प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर पर और आवर्धन क्षमता यहां पर आपको 6 प्राप्त करनी है। तो इसके आधार पर देखेंगे आप सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए ही हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है तो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है m बराबर होता है 1 प्लस डी बाई एफ। यहां से हमें f की वैल्यू ज्ञात करनी है। m का मान हमें दे रखा है 6, 1 प्लस डी का मान 25, f यहां से फाइंड आउट करना है। तो यहां से 6 माइनस 1 25 बट्टे में f और यहां से 5 बराबर 25 बट्टे में f और f बराबर आ जाएगा 25 बट्टे में 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। तो विद्यार्थियों ये था आरबीएससी द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो मौजूद क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 10 से ज्यादा अंकों के ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम आगे की जो वीडियोज हैं उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए, अपने साथियों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।